नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव वर्ल्ड पर, जहां हम इतिहास के पन्नों को खोलते हैं और आपको ले चलते हैं एक रोमांचक यात्रा पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे राज्य की जो पूर्वोत्तर भारत की गोद में बसा है, मणिपुर। मणिपुर, जिसका अर्थ है रत्नों की भूमि, यह न केवल प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण है, बल्कि इसके इतिहास में भी अनगिनत रत्न छुपे हुए हैं। हरे भरे पहाड़, शांत झीलें और विविध संस्कृतियों से सजा यह राज्य भारत के सांस्कृतिक नक्शे पर एक अनोखी पहचान रखता है। इस राज्य की भूमि पर सदियों से बहादुर योद्धाओं, दूरदर्शी राजाओं और महान संतों ने जन्म लिया। यहाँ की लोक कथाएं, परंपराएं और संघर्ष आज भी लोगों को प्रेरणा देते हैं। चाहे वो 1891 का मणिपुर युद्ध हो या आज के समय का सामाजिक संघर्ष, मणिपुर ने हर दौर में अपने आत्मसम्मान और संस्कृति को जीवित रखा है। इस ऐतिहासिक श्रृंखला में हम जानेंगे मणिपुर के राजवंशों की कहानी, विदेशी शक्तियों से संघर्ष, वैष्णव धर्म की स्थापना और आधुनिक काल की राजनैतिक उठापटक। ये कहानी सिर्फ एक राज्य की नहीं है, ये कहानी है पहचान, अस्मिता और बलिदान की। तो चलिए शुरू करते हैं मणिपुर की ऐतिहासिक यात्रा, उस भूमि की ओर जहां संस्कृति और साहस एक साथ चलते हैं। प्राचीन मणिपुर और पौराणिक काल। मणिपुर का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। इसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों, पुराणों और जनश्रुतियों में मिलता है। यहाँ के लोग अपने इतिहास को मौखिक परंपराओं, गीतों और लोक कथाओं के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाते आए हैं। मणिपुर का सबसे प्रमुख और प्राचीन ग्रंथ है चेतोलोक मरोप और पुयास, जिसमें यहाँ के राजाओं, युद्धों, पर्वों और परंपराओं का उल्लेख मिलता है। एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है चैतन्य चरितामृत, जिसमें मणिपुर में वैष्णव धर्म के आगमन का जिक्र है। यहाँ की सबसे प्रमुख जाति है मीटी, मेटी। माना जाता है कि मीटी लोग शुरू में पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बिखरे हुए थे। धीरे धीरे उन्होंने मणिपुर की घाटी में स्थायी बस्तियां बसाईं और एक संगठित राज्य का निर्माण किया। प्राचीन मणिपुर की राजधानी थी कांगलेइपाक। यहीं से मणिपुर के पहले राजवंशों ने शासन किया। इन राजाओं में सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध नाम है पाखांगबा, जिन्हें कभी कभी देवता के रूप में भी पूजा जाता है। पाखांगबा को मणिपुर का संस्थापक माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार मणिपुर का पहला संगठित शासन लगभग 33 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ, जब राजा निंगथौजा वंश की स्थापना हुई। यह वंश कई सदियों तक मणिपुर पर राज करता रहा और उसने यहाँ की संस्कृति, धर्म और सामाजिक व्यवस्था को आकार दिया। मणिपुर की संस्कृति में प्रकृति का विशेष महत्व रहा है। सूर्य, चंद्रमा, जल, पर्वत और पेड़ सभी की पूजा की जाती थी। साथ ही युद्ध कला, नृत्य और संगीत भी यहाँ के जीवन का हिस्सा रहे हैं। मणिपुरी नृत्य की उत्पत्ति भी इन्हीं परंपराओं में हुई। मणिपुर के इतिहास की अगली कड़ी की ओर बढ़ते हैं। मीती लोगों का उद्भव और संस्कृति। मणिपुर की आत्मा, मीती समुदाय। मणिपुर के इतिहास को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस समुदाय को जानना होगा जिसने इस भूमि को पहचान दी, मीती या मैतई। ये लोग मणिपुर की घाटियों में बसते हैं और आज भी राज्य की सबसे बड़ी जनसंख्या का हिस्सा हैं। मीती लोग एक संगठित समाज व्यवस्था में रहते थे। इनके समाज में राजा, पुरोहित, योद्धा, किसान, कारीगर और कलाकार सभी के लिए एक निश्चित स्थान था। यह समाज अत्यंत अनुशासित और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध था। कर, निंगथौजा राजवंश और राज्य की स्थापना। जैसा कि हमने पहले भाग में देखा, मणिपुर के पहले संगठित शासक माने जाते हैं राजा पाखांगबा। परंपरा के अनुसार पाखांगबा एक अर्धदैवीय पुरुष थे, जिनका संबंध सर्प देवता से जोड़ा जाता है। उन्हें मणिपुर का सांस्कृतिक संस्थापक भी माना जाता है। इसके बाद निंगथौजा वंश की शुरुआत हुई, जिसने कई सदियों तक मणिपुर पर शासन किया। इन शासकों ने प्रशासन, धार्मिक विधियों और सांस्कृतिक उत्सवों की नींव रखी। ओम, सनातन संस्कृति और आत्मिक विश्वास। मीती लोगों का धर्म शुरू में एक तरह की एनिमिज्म था, यानी प्रकृति पूजा। वे अपने पूर्वजों, जल, अग्नि, वृक्षों और पशुओं की पूजा करते थे।
प्रमुख देवताओं में सनामही, पाखांबा, लायरोइंगथोबी आदि शामिल हैं। इन देवताओं की पूजा घर के भीतर ही होती थी। इन परंपराओं को सनामही धर्म कहा जाता है, जो आज भी मणिपुर के कई परिवारों में जीवित है। इस धर्म में ईश्वर एक सर्वव्यापक ऊर्जा है और प्रकृति में उसकी अभिव्यक्ति देखी जाती है। नृत्य, संस्कृति और त्योहार। मीती समुदाय की संस्कृति अत्यंत समृद्ध और रंगीन रही है। यहाँ के प्रमुख नृत्यों में शामिल हैं लाई हाराओबा। यह एक धार्मिक त्योहार और नृत्य है जिसमें देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। थंगाता, यह मणिपुर की पारंपरिक युद्ध कला है जिसमें तलवार और भाले का उपयोग किया जाता है। पुंगचोलोम, ढोल बजाते हुए किया जाने वाला एक अनोखा नृत्य। रासलीला, जो वैष्णव धर्म के आने के बाद प्रचलित हुआ। मीती समाज में संगीत का भी खास स्थान रहा है। हर पर्व, उत्सव या अनुष्ठान में संगीत और वाद्य यंत्रों की अहम भूमिका रही है। आंखा, प्रशासनिक व्यवस्था और सामाजिक नियम। मीती राज्य व्यवस्था में राजा को अत्यंत शक्तिशाली माना जाता था, लेकिन उसके सलाहकारों की एक परिषद होती थी जिसे दरबार कहा जाता था। यहाँ राजनैतिक, धार्मिक और सामाजिक मामलों पर चर्चा की जाती थी। हर गांव में एक स्थानीय प्रमुख होता था जो राजा की ओर से शासन करता था। कर वसूली, सैन्य भर्ती और कानून व्यवस्था में ये स्थानीय प्रमुख अहम भूमिका निभाते थे। भवन, स्थापत्य कला और पुरातत्व। मणिपुर में उस समय के कई किले, मंदिर और भवनों के अवशेष पाए गए हैं। राजधानी इम्फाल के पास कांगला किला, कांगला फोर्ट उस युग का एक अद्भुत उदाहरण है। यही किला मणिपुर के राजाओं की शक्ति और सांस्कृतिक गौरव का केंद्र था। पठन, साहित्य और मौखिक परंपराएं। मीती लोगों की भाषा है मीतेइलोन या मणिपुरी भाषा, जो अब भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। इस भाषा में लिखित साहित्य बहुत पुराना है। मीतेई लिपि, मीतेई मयेक नामक लिपि में कई प्राचीन ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनमें प्रमुख हैं चेतो लोक मरूप, जिसमें राजवंशों की वंशावली है। पोयास, धार्मिक, सामाजिक और ऐतिहासिक ग्रंथों का संग्रह। नुंगोई लांबा, लाई थौबा, जिनमें दार्शनिक और नैतिक शिक्षाएं मिलती हैं। ये ग्रंथ आज भी मणिपुर के इतिहास और परंपरा को समझने का प्रमुख स्रोत हैं। अब हम मणिपुर के इतिहास की तीसरी कड़ी की ओर बढ़ते हैं, जो एक बेहद निर्णायक मोड़ रहा। मणिपुर में वैष्णव धर्म का आगमन और उसका प्रभाव। मणिपुर का वैष्णव धर्म की ओर झुकाव। वैष्णव धर्म का आगमन एक सांस्कृतिक क्रांति। मणिपुर की परंपरागत धार्मिक व्यवस्था प्रकृति पूजा और सनामही धर्म पर आधारित थी, लेकिन 15वीं से 18वीं शताब्दी के बीच एक गहरा धार्मिक परिवर्तन देखने को मिला। यह था वैष्णव धर्म का प्रभाव। यह परिवर्तन केवल धार्मिक नहीं था, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्तर पर मणिपुर की आत्मा को नई दिशा देने वाला साबित हुआ। राजाओं की भूमिका, विशेष रूप से राजा पामेबा और चूराचंद्र। मणिपुर के वैष्णव धर्म की ओर झुकाव की शुरुआत होती है राजा पामेबा से, जो बाद में गर्बनीशद गोविंद सिंह के नाम से प्रसिद्ध हुए। पामेबा का शासनकाल 1709 से 1748 ईस्वी के बीच था और इन्हीं के शासन में मणिपुर में औपचारिक रूप से वैष्णव धर्म को राजधर्म घोषित किया गया। धर्मांतरण और पुरानी परंपराओं का अंत। राजा पामेबा ने बंगाल से आए वैष्णव संतों के प्रभाव में आकर सनामही धर्म को त्याग दिया और स्वयं को श्री कृष्ण का भक्त घोषित कर दिया। उन्होंने मणिपुर की पूरी प्रजा को वैष्णव धर्म अपनाने का आदेश दिया। इस दौरान कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। मीतेई ग्रंथों पुयास को जला दिया गया, जिसे मणिपुर के इतिहास में पुया मेथिक के नाम से जाना जाता है। पूरे राज्य में विष्णु और श्री कृष्ण के मंदिर बनाए गए। पारंपरिक रीति रिवाजों को बदलकर वैष्णव परंपराएं लागू की गईं। रासलीला और भक्ति आंदोलन। मणिपुर की सांस्कृतिक पहचान का एक प्रमुख हिस्सा है रासलीला। यह नृत्य नाटक श्री कृष्ण और राधा की लीलाओं पर आधारित होता है, जो बंगाल के भक्ति आंदोलन से प्रेरित है।
मीतेई रासलीला को अलग पहचान मिली। इसमें पारंपरिक मणिपुरी नृत्य, सादगी और भक्ति भाव का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इसका श्रेय जाता है राजा भाग्यचंद्र को, जिन्होंने 18वीं शताब्दी में रासलीला को औपचारिक रूप से विकसित किया और इसे शाही संरक्षण दिया। राजा ने विष्णु की मूर्ति की स्थापना की और नृत्य, संगीत, भक्ति को राज्य की आत्मा बना दिया। ग्रंथों और साहित्य का पुनर्निर्माण। वैष्णव प्रभाव के साथ मणिपुर में अनेक धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद हुआ। बंगाली वैष्णव साहित्य जैसे भागवत पुराण, चैतन्य चरितामृत, गीत गोविंद, इनका मणिपुरी में अनुवाद हुआ और पूरे राज्य में प्रचार हुआ। मणिपुरी भाषा में नए भजन, कीर्तन और धार्मिक कविताएं लिखी गईं। वैष्णव धर्म के प्रभाव से सामाजिक बदलाव। वैष्णव धर्म के आने से मणिपुर की सामाजिक संरचना भी बदली। जातीय व्यवस्था की छाया। कुछ हद तक बंगाली ब्राह्मणों के प्रभाव से जातीय भेदभाव की झलक दिखाई देने लगी। स्त्रियों की भूमिका। वैष्णव परंपराओं में स्त्रियों की भक्ति को महत्व दिया गया। मणिपुरी स्त्रियों ने कीर्तन, नृत्य और पूजा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पारंपरिक देवी देवताओं को किनारे किया गया, जिससे स्थानीय परंपराओं में दरार आई। न्याय का विरोध। विरोध और द्वंद्व। इस परिवर्तन के साथ साथ कुछ विरोध भी सामने आया। कुछ लोगों ने सनामही धर्म को छोड़ने से इनकार किया और गुप्त रूप से अपनी पूजा पद्धतियों को जारी रखा। पहाड़ी समुदाय जैसे नागा और कुकी ने वैष्णव धर्म को नहीं अपनाया और अपनी आदिवासी धार्मिक परंपराओं से जुड़े रहे। कला का पुनर्निर्माण। वैष्णव प्रभाव के बाद मणिपुर में कला और संस्कृति ने एक नया रूप लिया। मणिपुरी नृत्य को शास्त्रीय मान्यता मिली। पुंग और मृदंग जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग कीर्तन में हुआ। चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य में भी श्री कृष्ण की छवि प्रमुख हो गई। अब हम मणिपुर के इतिहास की अगली महत्वपूर्ण कड़ी की ओर बढ़ते हैं, ब्रिटिश शासन से टकराव और संघर्ष। ये चरण मणिपुर के लिए निर्णायक था, जब उसने अपनी स्वतंत्रता को बाहरी ताकतों से बचाने के लिए संघर्ष किया। मणिपुर का ब्रिटिशों से संपर्क और संघर्ष। ब्रिटिशों की पूर्वोत्तर में विस्तार नीति। 18वीं और 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव पूरे भारत में फैल रहा था। बंगाल, बिहार और असम को अपने नियंत्रण में लेने के बाद अब उनकी नज़र पूर्वोत्तर राज्यों पर पड़ी और मणिपुर भी उनकी रणनीतिक दृष्टि में आ गया। मणिपुर का भूगोल, जो बर्मा यानी म्यांमार और भारत के बीच एक प्राकृतिक गलियारे के रूप में है, ब्रिटिशों के लिए एक बेहद अहम रणनीतिक स्थान था। मणिपुर और बर्मा का संघर्ष। एंग्लो बर्मी वॉर की भूमिका। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में मणिपुर एक शक्तिशाली राज्य था, लेकिन पड़ोसी बर्मा के साथ उसका पुराना दुश्मनीपूर्ण संबंध रहा। 1819 में बर्मी सेना ने मणिपुर पर आक्रमण किया और उसे अधीन करने की कोशिश की। इस हमले को मणिपुरी इतिहास में चाही तांगल या 7 साल की तबाही यानी 7 years डेवस्टेशन के नाम से जाना जाता है। बर्मी सैनिकों ने राज्य को तहस-नहस कर दिया, राजा को अपदस्थ कर दिया और हजारों लोगों को मार डाला। मणिपुर की जनता और शाही परिवार को मजबूर होकर असम और बंगाल की तरफ पलायन करना पड़ा। ब्रिटिशों से गठबंधन एक मजबूरी। बर्मी अत्याचारों से त्रस्त होकर मणिपुरी शासकों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से मदद मांगी। ब्रिटिशों को बर्मा को रोकने का अवसर मिल गया। 1824 में प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध शुरू हुआ। मणिपुर के पूर्व राजा गंभीर सिंह ब्रिटिशों के साथ मिलकर मणिपुर की स्वतंत्रता के लिए लड़े। गंभीर सिंह ने ब्रिटिश सहायता से बर्मियों को खदेड़ दिया और 1826 में मणिपुर को पुनः स्वतंत्र घोषित किया गया। इस युद्ध का अंत यांडाबो संधि यानी ट्रीटी ऑफ यांडाबो से हुआ, जिसमें बर्मा ने मणिपुर की स्वतंत्रता को स्वीकार किया और ब्रिटिश प्रभाव स्थायी हो गया। गंभीर सिंह का शासन और ब्रिटिश नियंत्रण। गंभीर सिंह को 1826 में मणिपुर का राजा घोषित किया गया, लेकिन अब वो पूरी तरह ब्रिटिशों की कृपा पर निर्भर था। उन्होंने ब्रिटिश फौजों को मणिपुर में स्थायी रूप से बसने की अनुमति दी। ब्रिटिश अधिकारियों ने यहाँ एक रेजिडेंट नियुक्त किया, जो राज्य के मामलों में दखल देता था। मणिपुर धीरे धीरे ब्रिटिश संरक्षित रियासत बन गया।
आंतरिक संघर्ष, उत्तराधिकार की लड़ाइयां। गंभीर सिंह के बाद उसके पुत्र चंद्रकीर्ति सिंह राजा बने। उनका शासन लंबा चला, 1850 से 1886, और उन्होंने राज्य को एक बार फिर स्थायित्व दिया। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद मणिपुर में राजगद्दी को लेकर आंतरिक कलह शुरू हो गई। 1886 से 1890 के बीच मणिपुर में सत्ता के लिए कई राजकुमारों में संघर्ष हुआ। इसी दौरान टीकमचंद्र, कुलचंद्र ध्वज और बीर टिकेंद्रजीत सिंह जैसे प्रमुख नाम सामने आए। बीर टिकेंद्रजीत सिंह मणिपुर के इतिहास की सबसे साहसी और राष्ट्रवादी शख्सियतों में गिने जाते हैं। वे एक उत्कृष्ट सेनापति, रणनीतिज्ञ और लोकप्रिय नेता थे। 1891 मणिपुर युद्ध और ब्रिटिश आक्रमण। 1890 में राजा चंद्रकृति के उत्तराधिकारी को हटाकर कुलचंद्र ध्वज को राजा बनाया गया और बीर टिकेंद्रजीत को दीवान। ये ब्रिटिश अधिकारियों को रास नहीं आया। ब्रिटिशों ने टिकेंद्रजीत को गिरफ्तार करने के लिए एक सैन्य टुकड़ी भेजी, जिसका नेतृत्व कर रहे थे ब्रिटिश राजदूत जेम्स क्विंटन। लेकिन 24 मार्च 1891 को जब वे मणिपुर पहुंचे और दीवान को गिरफ्तार करने की कोशिश की, तो मणिपुरी सैनिकों ने ब्रिटिश टुकड़ी पर हमला कर दिया और कई अधिकारियों को मार डाला, जिनमें क्विंटन भी शामिल थे। युद्ध का परिणाम, शहादत और गुलामी। इस हमले को ब्रिटिश साम्राज्य ने एक सीधी चुनौती माना। जवाब में अंग्रेजों ने मणिपुर पर 3 दिशाओं से हमला किया: असम से, कोहिमा यानी नागालैंड से, और बर्मा की सीमा से। ब्रिटिश सेना ने अप्रैल 1891 में मणिपुर पर कब्जा कर लिया। टिकेंद्रजीत और कुलचंद्र को पकड़ लिया गया। इसके बाद हुआ मणिपुर का सबसे दुखद क्षण। बीर टिकेंद्रजीत सिंह और थंगल जनरल को प्राची पर फांसी दे दी गई। ये घटना मणिपुर के लिए एक राष्ट्रीय बलिदान दिवस बन गई। मणिपुर की स्वतंत्रता का अंत। 1891 के युद्ध के बाद मणिपुर को औपचारिक रूप से ब्रिटिश अधीन कर लिया गया। अब राजा केवल नाम मात्र का शासक था। असली सत्ता ब्रिटिश रेजिडेंट्स के हाथों में चली गई। तो सर, ये था इस अध्याय का निष्कर्ष। मणिपुर ने बर्मी हमलों से बचने के लिए ब्रिटिशों की मदद ली, लेकिन बाद में वही ब्रिटिश उसके लिए खतरा बन गए। बीर टिकेंद्रजीत सिंह जैसे वीरों ने ब्रिटिशों को चुनौती दी और स्वतंत्रता की खातिर बलिदान दिया। 1891 का युद्ध मणिपुर की संप्रभुता का अंत और एक नए युग की शुरुआत साबित हुआ। हेलो, अब हम मणिपुर के इतिहास की 5वीं कड़ी की ओर बढ़ते हैं। जब देश आजादी के लिए लड़ रहा था, तब मणिपुर की भूमिका क्या रही? इस भाग में हम जानेंगे कि मणिपुर के वीरों और आम जनता ने स्वतंत्रता संग्राम में कैसे योगदान दिया। स्वतंत्रता संग्राम में मणिपुर की भूमिका। 1. एक नई चेतना की शुरुआत। 1891 के युद्ध के बाद मणिपुर ब्रिटिश अधीन हो गया था, लेकिन स्वतंत्रता की आग बुझी नहीं थी। ब्रिटिश राज के नियंत्रण के बावजूद मणिपुरी जनता और राज परिवार के भीतर राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे पनपने लगी। विशेषकर बीर टिकेंद्रजीत सिंह की शहादत ने अगली पीढ़ी को ये सिखाया कि आज़ादी के लिए संघर्ष जरूरी है, चाहे उसकी कीमत जान ही क्यों न हो। रजक, महिलाएं बनी आंदोलन की अगवा, नूपी लान। मणिपुर के स्वतंत्रता संघर्ष की सबसे खास बात थी महिलाओं की अग्रणी भूमिका। नूपी लान, महिला युद्ध। पहला नूपी लान 1904। जब ब्रिटिश अधिकारियों ने मणिपुरी पुरुषों को बिना मजदूरी के मजबूर श्रम, फोर्स्ड लेबर करने पर मजबूर किया, तब महिलाओं ने इसका विरोध किया। उन्होंने बाजार बंद कर दिए, प्रशासन का घेराव किया और ब्रिटिश नीतियों को चुनौती दी। दूसरा नूपी लान 1939। ये आंदोलन खाद्यान्न की कृत्रिम कमी और चावल के जबरन निर्यात के खिलाफ था। महिलाएं हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरीं। इस आंदोलन ने पूरे पूर्वोत्तर को झकझोर दिया। महिलाओं की ये आवाज सिर्फ आर्थिक अन्याय के खिलाफ नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश शासन की नीतियों को खुली चुनौती थी। नूपी लान को भारत के महिला आंदोलनों के इतिहास में एक प्रेरणादायक अध्याय माना जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और INA, आजाद हिंद फौज। द्वितीय विश्व युद्ध के समय मणिपुर स्वतंत्रता आंदोलन का एक नया केंद्र बन गया। 1944 में जापानी सेना और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज ने मणिपुर में प्रवेश किया।
उनका उद्देश्य था भारत की सीमा में घुसकर अंग्रेजों को खदेड़ना और आज़ादी का बिगुल फूंकना। मोइरांग मणिपुर का वो ऐतिहासिक स्थान है जहां नेताजी की आज़ाद हिंद फौज ने पहली बार भारतीय भूमि पर तिरंगा फहराया। मोइरांग में आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा। अप्रैल 1944 में मेजर जनरल शौकत मलिक ने मोइरांग में आज़ाद हिंद फौज का झंडा फहराया। यह इतिहास में पहली बार था जब किसी स्वतंत्र भारतीय सेना ने भारत की धरती पर झंडा फहराकर स्वतंत्र भारत की सरकार की घोषणा की। यह घटना मणिपुर के गौरवशाली इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। परमहंस स्वतंत्रता संग्राम के अन्य मणिपुरी सेनानी। मणिपुर से कई ऐसे लोग निकले जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय रूप से भाग लिया। हिजाम इरबोत सिंह मणिपुर के सबसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेताओं में एक। उन्होंने समाज सुधार, कृषि सुधार और ब्रिटिश विरोधी आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वे मणिपुर कांग्रेस पार्टी के संस्थापक थे और एक प्रखर विचारक भी। उन्होंने जन जन तक शिक्षा और राजनीतिक चेतना पहुंचाने का अभियान चलाया। राजकुमार मेहताब सिंह, बोरो सिंह और बीर माणिक सिंह जैसे कई नाम हैं जिन्होंने भूमिगत आंदोलन, लेखन और जन जागरण के जरिए अंग्रेजों के खिलाफ वातावरण बनाया। 3. राजनीतिक चेतना और संगठन निर्माण। 1940 के दशक में मणिपुर में राजनीतिक जागरूकता तेजी से बढ़ी। प्रमुख संगठनों में शामिल थे मणिपुर कांग्रेस पार्टी, जिसका नेतृत्व हिजाम इरबोत ने किया, किसान सभा और मजदूर संघ, जिन्होंने आर्थिक अन्याय और जमींदारी प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। ब्रिटिशों के खिलाफ आंदोलन अब एक व्यापक रूप ले चुका था। महिलाओं, किसानों, युवाओं, शिक्षकों और बुद्धिजीवियों ने मिलकर स्वराज्य का सपना साकार करने की राह तैयार की। तेलेथिया स्वतंत्रता की पूर्व संध्या 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन मणिपुर एक रियासत बना रहा। राजा बोधचंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ बातचीत शुरू की। हालांकि मणिपुर ने 1947 में एक लोकतांत्रिक संविधान बनाया और जनसभा का गठन किया। यह पूरे पूर्वोत्तर में अपनी तरह का पहला लोकतांत्रिक प्रयोग था। निष्कर्ष: मणिपुर की जनता ने ब्रिटिशों के खिलाफ केवल हथियारों से नहीं, बल्कि नारी शक्ति, राजनीतिक चेतना और सांस्कृतिक गौरव के साथ भी लड़ाई लड़ी। मोइरांग में फहराया गया तिरंगा आज भी हमें यह याद दिलाता है कि मणिपुर ने भारत की आज़ादी में एक अहम और अनोखी भूमिका निभाई। स्वतंत्रता के बाद मणिपुर के इतिहास की अगली और बेहद निर्णायक कड़ी की ओर बढ़ते हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद मणिपुर का भारत में विलय और उसके बाद हुए राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक परिवर्तन। स्वतंत्रता के बाद मणिपुर का भारत में विलय और राजनीतिक परिवर्तन। 1947 स्वतंत्रता के बाद मणिपुर की स्थिति। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ, तब मणिपुर एक स्वतंत्र रियासत थी। ब्रिटिश राज के अंत के साथ ही सभी देसी रियासतों को ये विकल्प दिया गया कि वे भारत या पाकिस्तान में मिलें या स्वतंत्र रहें। मणिपुर के राजा महाराज बोधचंद्र सिंह ने शुरुआत में भारत सरकार के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट और फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर 11 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर किए। इसका अर्थ था कि मणिपुर भारत का हिस्सा बनेगा, लेकिन आंतरिक प्रशासन, कानून व्यवस्था और संस्कृति जैसे मामलों में उसे स्वायत्तता प्राप्त रहेगी। बोध मणिपुर का प्रथम लोकतांत्रिक संविधान। 1947 में मणिपुर ने भारत की किसी भी रियासत से पहले लोकतांत्रिक संविधान लागू किया। इसके तहत जनसभा, मणिपुर स्टेट असेंबली का गठन हुआ। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को राज्य चलाने का अधिकार दिया गया। ये संविधान एक गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक मणिपुर की शुरुआत थी। 1948 में मणिपुर में पहला आम चुनाव हुआ, जिसमें हिजाम इरबोत और अन्य नेताओं ने भाग लिया। व्यय, भारत में विलय, विवाद और असहमति। मणिपुर के भारत में विलय की प्रक्रिया सरल नहीं थी। इसमें कई विरोधाभास और राजनीतिक मतभेद थे। महाराज बोधचंद्र सिंह को 21 सितंबर 1949 को शिलांग बुलाया गया, जहां उनसे मणिपुर के भारत में पूर्ण विलय पर हस्ताक्षर करवाए गए।
ये हस्ताक्षर राजनीतिक दबाव में करवाए गए थे और मणिपुर की जनता या जनसभा से कोई परामर्श नहीं लिया गया। 15 अक्टूबर 1949 को मणिपुर औपचारिक रूप से भारत में सम्मिलित हो गया। व्यय हिजाम इरबोत का विरोध। हिजाम इरबोत सिंह ने भारत में विलय के तरीके का खुलकर विरोध किया। उन्होंने इसे जनता की सहमति के बिना लिया गया निर्णय कहा और इसका लोकतांत्रिक विरोध किया। इरबोत को देशद्रोह के आरोप में वांछित घोषित किया गया और वे भूमिगत हो गए। उन्होंने एक नया जन आंदोलन खड़ा किया जो सामाजिक सुधार और क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग करता था। भारत में विलय के बाद प्रशासनिक परिवर्तन। 1950 के दशक में मणिपुर को भारतीय संघ के केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। इस समय मणिपुर की विधानसभा को भंग कर दिया गया। भारत सरकार ने सीधे प्रशासन की बागडोर संभाल ली। कई प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार किया गया और विरोध आंदोलन कुचल दिए गए। मणिपुरी जनता में इस घटनाक्रम से भारी असंतोष पैदा हुआ। लोगों को लगने लगा कि उनकी लोकतांत्रिक आकांक्षाएं कुचल रही हैं। स्वायत्तता और राज्य का दर्जा आंदोलन। 1950 से 1972 तक मणिपुर में लगातार आंदोलन हुए। राज्य का दर्जा स्टेटहुड देने की मांग प्रमुख मुद्दा बनी। मणिपुरी युवाओं, बुद्धिजीवियों और राजनीतिक दलों ने हम भारत के भीतर रहना चाहते हैं लेकिन बराबरी के अधिकारों के साथ का नारा दिया। इन आंदोलनों के दबाव में आकर अंततः 1972 मणिपुर बना पूर्ण राज्य। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसके साथ मणिपुर को एक निर्वाचित विधानसभा और मुख्यमंत्री मिला। उच्च न्यायालय की स्थापना की गई और भारत के संविधान के सभी अनुच्छेद लागू किए गए। पहले मुख्यमंत्री बने मोइरांगथेम मीनाक्षी। सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव। स्वतंत्रता और राज्य का दर्जा मिलने के बाद मणिपुर में कई स्तरों पर परिवर्तन हुआ। शिक्षा और साक्षरता। सरकार ने शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। इम्फाल में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल और कॉलेज खुले। स्वास्थ्य सेवाएं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का विस्तार हुआ। महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य योजनाएं शुरू हुईं। आधारभूत संरचना। सड़कें, बिजली, टेलीफोन जैसी सुविधाएं विकसित की गईं। इम्फाल को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा गया। संस्कृति और कला। मणिपुरी नृत्य, रासलीला और लोक कलाओं को सरकारी संरक्षण मिला। मणिपुरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। लेकिन चुनौतियां भी रहीं। राज्य बनने के बाद भी मणिपुर को कई सामाजिक राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जातीय संघर्ष, मैतई, नागा, कुकी और अन्य जनजातियों के बीच कई बार टकराव हुआ। उग्रवाद और अलगवाद। कुछ संगठन स्वतंत्रता या अधिक स्वायत्तता की मांग करने लगे। आर्थिक पिछड़ापन, राज्य की सीमित संसाधन और कठिन भूगोल। अब हम मणिपुर के इतिहास की अंतिम और समकालीन कड़ी पर पहुंचते हैं। आज का मणिपुर कैसा है? विकास की राह में उसने क्या प्रगति की है और उसे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? समकालीन मणिपुर। संघर्ष, विकास और भविष्य की राह। सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष। 1970 के दशक से मणिपुर में उग्रवाद और राजनीतिक अस्थिरता एक बड़ा मुद्दा बन गया। इसका मुख्य कारण था पहचान की रक्षा, आर्थिक उपेक्षा और जातीय विभाजन। उग्रवाद और सशस्त्र संघर्ष। मणिपुर में कई उग्रवादी संगठन बने जैसे UNLF, PREPA, PLA आदि। इन संगठनों का उद्देश्य था या तो मणिपुर की आजादी या भारत में अधिक स्वायत्तता। उन्होंने भारतीय सेना, राज्य पुलिस और आम नागरिकों पर हमले किए, जिससे राज्य में असुरक्षा का माहौल बन गया। सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम यानी AFSPA। 1958 में भारत सरकार ने AFSPA लागू किया, जो सेना को विशेष अधिकार देता है। बिना वारंट गिरफ्तारी, संदेह के आधार पर गोली चलाने की अनुमति। ये कानून मणिपुर में मानवाधिकार हनन का प्रतीक बन गया। सबसे चर्चित मामला था पनु इरोम शर्मिला का आंदोलन।
इरोम शर्मिला ने 2000 में AFSPA हटाने की मांग को लेकर आमरण अनशन शुरू किया। वे 16 साल तक भूख हड़ताल पर रहीं। ये विश्व का सबसे लंबा लोकतांत्रिक अनशन माना जाता है। 2016 में उन्होंने अनशन समाप्त किया और चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं सकीं। उनका संघर्ष आज भी मणिपुर में जन प्रतिरोध और लोकतंत्र की मिसाल है। संघर्ष, जातीय संघर्ष। मणिपुर में मुख्यतः 3 समुदाय हैं। मैतेई घाटी में रहते हैं, नागा पहाड़ों में बसते हैं, कुकी पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। हालिया संघर्ष मैतेई बनाम कुकी। 2023 में बड़ा जातीय दंगा हुआ। कारण था मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा देने की मांग। कुकी समुदाय को ये लगा कि इससे उनकी आरक्षण सुविधाएं और भूमि अधिकार प्रभावित होंगे। इस संघर्ष में सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों विस्थापित हुए और मणिपुर हिंसा की आग में झुलस गया। विकास की राह पर मणिपुर। इन सब के बावजूद मणिपुर ने कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय विकास भी किया है। शिक्षा, मणिपुर की साक्षरता दर 79% से अधिक है। ये भारत के औसत से ऊपर है। इम्फाल में स्थित मणिपुर विश्वविद्यालय और कई मेडिकल और तकनीकी संस्थान युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर दे रहे हैं। स्वास्थ्य, राज्य के स्वास्थ्य ढांचे में सुधार हुआ है, खासकर मातृ शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है। इम्फाल और अन्य शहरों में नए अस्पताल खुले हैं। बुनियादी ढांचा, मणिपुर अब रेलवे नेटवर्क से जुड़ रहा है। जिरीबाम इम्फाल रेल परियोजना प्रगति पर है। राष्ट्रीय राजमार्गों से राज्य की कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है। पर्यटन, मणिपुर की प्राकृतिक सुंदरता, लोक कला और इतिहास पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। लोकटक झील, कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, मणिपुरी रास लीला और मोइरांग में INA संग्रहालय पर्यटन के मुख्य केंद्र बन चुके हैं। कला और संस्कृति का पुनर्जागरण, मणिपुरी नृत्य, जिसे यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है, आज भी देश दुनिया में प्रशंसा पा रहा है। युवा कलाकार, फिल्म मेकर और लेखक राज्य की संस्कृति को नया रूप दे रहे हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए मणिपुरी भाषा, साहित्य और संगीत वैश्विक मंच पर आ रहा है। समकालीन चुनौतियां, मणिपुर को आज भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 1. आंतरिक शांति की कमी, जातीय संघर्ष और उग्रवाद अब भी मौजूद हैं। 2. राजनीतिक अस्थिरता, बार बार सरकारें बदलती हैं, जिससे विकास की रफ्तार धीमी होती है। 3. बेरोजगारी, युवाओं के लिए पर्याप्त नौकरी के अवसर नहीं है, जिससे पलायन बढ़ रहा है। 4. ड्रग्स और सीमा पार तस्करी, म्यांमार से सटी सीमा से नशीली दवाओं और हथियारों की तस्करी चिंता का विषय है। भविष्य की राह, मणिपुर का भविष्य उज्जवल हो सकता है यदि सभी समुदाय संवाद और समरसता की राह अपनाएं। सरकार जनजातीय अधिकारों और स्थानीय स्वायत्तता का सम्मान करे। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश बढ़े। युवाओं को नेतृत्व और उद्यमिता के अवसर दिए जाएं। मणिपुर की ताकत है उसकी संस्कृति, विविधता और संघर्षशीलता। यही उसकी पुनर्निर्माण की नींव बन सकती है। समापन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं आपको मणिपुर की कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगी।